नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो चलते हैं लगातार जिस तरह से हमारी क्लास चल रही है। हम आज जो है गद्य साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। आदिकाल के अंतर्गत हम गद्य साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लौकिक आज जो आदिकाल की जो है हमारी, ये मानिए कि लगभग अंतिम क्लास है। इसके बाद विद्यापति को मैं अलग से फिर से करवाने वाला हूँ, क्योंकि विद्यापति को हम कहीं सेट नहीं कर पाए हैं। तो विद्यापति को थोड़ा अलग ही करवा देंगे अकेला। थोड़ा उनका परिचय भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और उनके बारे में पूछे भी क्वेश्चंस ज़्यादा जाते हैं। तो आज ये लास्ट क्लास रहेगी लगभग आदिकाल की, ठीक है ना। तो हमारा आदिकाल जो है वो पूरा हो चुका है। क्लासें हमारी हो गई है लगभग 23-24 क्लासों में हमारा आदिकाल पूरा हुआ है। अब आदिकाल का सारांश जो है वो आपको इसके बाद करवाया जाएगा। तो गद्य साहित्य की बात करते हैं। तो एज ए भूमिका के रूप में मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 6 भागों में बांटा है। आदिकाल को जो 6 भागों में बांटकर हमने पढ़ने का प्रयास किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे सिद्ध साहित्य आ जाता है, उसके बाद नाथ साहित्य है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैन साहित्य है, उसके बाद रासु साहित्य है, फिर लौकिक साहित्य है, फिर गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य की हम बात करते हैं तो गद्य साहित्य में सबसे पहली जो रचना आती है वो रोड़ाकृत राउलवेल रचना आती है, जो 10वीं शती की मानी जाती है। ये जो रचना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आदिकाल में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। मतलब प्रत्येक पंक्ति में से, संगत असंगत कहें तो सारे कथन आ जाते हैं, ठीक है ना। सिंगल कहें तो सिंगल सिंगल ले लो, चाहे प्रत्येक पंक्ति में से इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, रोड़ाकृत राउलवेल जो रचना है इसकी प्रत्येक बात को लेकर कि रोड़ा की रचना का नाम क्या है, राउलवेल, ये भी प्रश्न पूछा गया है। यहां तक कि रोड़ा की राउलवेल किस शती की रचना है, 10वीं शती की, यह भी पूछा गया है, ठीक है ना। शिलांकित कृति है, यह भी पूछा गया है। इसमें क्या हुआ है कि पहली बार नक्शिक वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, जो रोड़ाकृत जो राउलवेल रचना है उसमें प्रथम बार हिंदी साहित्य में प्रथम बार जिसमें नक्शिक वर्णन किया गया था वो थी रोड़ाकृत राउलवेल। ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। ये गद्य साहित्य में हम इनको मानते हैं, इन रचनाओं को, ठीक है ना। तो रोड़ाकृत राउलवेल के बारे में, फिर इसके बारे में यह पूछा जाता है कि कितने बोलियों के शब्द मिलते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा गया, कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं, 7 बोलियों के। कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें, 7 बोलियों के इसमें शब्द मिलते हैं। जैसे अमीर खुसरो ने 7 राजाओं के शासनकाल देखा था ना, उसका कुछ लोग 11 बताते हैं, कुछ 7 बताते हैं। वैसे ही जो रोड़ाकृत राउलवेल जो है उसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। और सर्वाधिक किसके हैं, सर्वाधिक शब्दों की बात करें तो उसमें राजस्थानी के शब्द जो है वो सर्वाधिक मिलते हैं। ये बात भी उसमें पूछी गई है। अब हम बात करें तो वो एक शिलांकित कृति है। अब वो कहां सुरक्षित है कि मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में वो सुरक्षित है। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां सुरक्षित है, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। जैसे पृथ्वीराज रासो के संस्करण सुरक्षित है ना, कहां सुरक्षित है, पृथ्वीराज रासो का जो प्रथम संस्करण है, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें 16,306 चंद थे, 69 समय थे, ठीक है ना, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने किया था। कहां सुरक्षित है, वो उदयपुर में सुरक्षित है। दूसरे की बात करें, हम दूसरे संस्करण की बात करें जिसमें 7,000 छंद थे, तो वो अबोहर और बीकानेर में सुरक्षित है। तीसरे संस्करण की बात करें जिसके अंदर 3500 छंद थे, तो वो कहां है, वो बीकानेर में सुरक्षित है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे के दशरथ शर्मा वाला, उसका सुरक्षित कहां है उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये उस जिस तरह से वो उसी तरह से ये भी रोड़ाकृत जो राउलवेल है वो कहां सुरक्षित है, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में वो सुरक्षित है। राउलवेल का क्या अर्थ है, तो बच्चन सिंह के अनुसार राउलवेल का अर्थ है राजविलास, राजविलास। अब इसमें क्या किया गया है कि 6 विभिन्न अंचल की रानियों का, ठीक है ना, 6 विभिन्न अंचल की रानियों का जो श्रृंगारिक वर्णन जो है वो इस रचना में किया गया है। 6 विभिन्न अंचल की रानी, कहने का मतलब जो राजा है उसके 6 विभिन्न अंचल की रानियां हैं, उन रानियों का जो है श्रृंगारिक वर्णन इसमें किया गया है, उनके सौंदर्य का चित्रण इसमें मिलता है। हमें देख लेते हैं। बच्चन के अनुसार राउलवेली का अर्थ है राजविलास। गद्य पद्य, हाँ सबसे बड़ी बात है कि इसकी विधा कौन सी है, विधा है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य।
गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। यह क्या है? शिलांकित कृति है। राहुल नायिका का नक्षिक वर्णन है। राहुल नायिका का नक्षिक वर्णन है। प्रथम बार किसी रचना में नक्षिक वर्णन किया गया था। प्रथम बार किसी रचना में नक्षिक वर्णन किया गया था। राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। 6 विभिन्न अंचलों की रानियों का इसमें हमें चित्रण देखते हैं। किसमें? रोड़ाकृत राउलवेल में। किस सदी की रचना है ये? 10वीं सदी की रचना है। किस सदी की रचना है? 10वीं सदी की ये रचना है। इसकी शैली क्या है? गद्य पद्य मिश्रित, जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये सुरक्षित है। राउलवेली को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था? विद्या प्रेस से, भयाणी ने। किसने? राउलवेली को या राउलवेल को सबसे पहले भयाणी ने भारतीय विद्या प्रेस से प्रकाशित करवाया था। किसने? भयाणी ने भारतीय विद्या प्रेस से प्रकाशित करवाया था। इसके बाद जो है माता प्रसाद गुप्त ने भी इसका एक नया संस्करण निकाला था। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने इसका एक सुसंपादित संस्करण निकाला था। यह काव्य धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है। यह काव्य जो है धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है। इसकी भाषा की बात करें तो हिंदी की 7 बोलियों के इसमें शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी शब्दों की अधिकता है। सभी की सभी पंक्तियों पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसकी जितनी भी विशेषताएं बताई है, सभी विशेषताओं को प्रश्नों के माध्यम से पूछा जा चुका है, तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ये है। चलते हैं आगे। 2 नंबर पर हमारे पास गद्य साहित्य में प्रमुख रूप से 3 ही व्यक्ति आते हैं, 3 रचनाकार। ठीक है ना? जैसे लौकिक साहित्य में हम पढ़कर गए थे, उसमें ढोला मारू, कवि कल्लोल कृत ढोला मारू थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता था बसंत विलास रचना थी, जिसके रचनाकार जो अज्ञात थे। उसके बाद भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है ना? और उसके बाद 5 नंबर पर अमीर खुसरो। ये 5 लोग जो थे जिनको हमने गद्य साहित्य में पढ़ा था, सॉरी लौकिक साहित्य में पढ़ा था। बात करते हैं गद्य साहित्य की, तो इसमें हम 3 रचनाकारों को पढ़ेंगे। 1 नंबर पर रोड़ा, जिनकी रचना राउलवेल है। 2 नंबर पर पंडित दामोदर शर्मा। ठीक है ना? 2 नंबर पर पंडित दामोदर शर्मा, जिनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पंडित दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। अब सन की बात करते हैं, तो जो रोड़ा है वो रचना रोड़ा की राउलवेल 10वीं शती की रचना है। 2 नंबर पर पंडित दामोदर दास आते हैं, उनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो 12वीं शती की रचना है। 3 नंबर पर आते हैं हमारे पास ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। जो वर्ण रत्नाकर है वो 14वीं शती की रचना है। तो 10, 12 और 14, 10, 12 और 14 ये इनका काल आ जाता है। अब रचनाओं का क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो हमारे, जिस तरह से मैं आपको बता के गया था कि 2 रचनाएं हैं। एक आते हैं हमारे पास भट्ट केदार, 2 नंबर पर आते हैं हमारे पास मधुकर कवि। भट्ट केदार की रचना कौन सी है? भट्ट केदार की रचना कहूं तो जय चंद्र प्रकाश। मधुकर कवि की बात करूं तो जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। अब इसका मैंने ये बताया था कि जिसका नाम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा है। भट्ट केदार क्या है? कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये 1/2 है, तो 5.5 वर्ण है इसमें। ठीक है ना? मधुकर कवि में कुल 6 वर्ण है। नाम ये बड़ा है, तो जिसका छोटा नाम है उसकी रचना का नाम भी छोटा होगा, जिसका स्वयं का नाम बड़ा है उसकी रचना का नाम भी बड़ा होगा। बस इसी तरह से, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं जो है ये रचनाएं कंफ्यूज करती हैं। कितना भी याद करने के बाद वहां अचानक दिमाग से निकल जाता है कि जयचंद्र प्रकाश भट्ट-केदार की है या जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि की है। तो इसी प्रकार से जो गद्य साहित्य है ये किसमें है, लौकिक साहित्य में। किसमें आता है ये आती है लौकिक साहित्य की रचनाएं है। इसी प्रकार क्या है, दो रचनाएं हैं हमारे पास। दो रचनाएं कौन सी आती है, गद्य साहित्य में। उनमें भी यह समस्या रहती है कि याद करने के बाद भी कहीं न कहीं वो दिमाग से निकल जाती है। एक रचना है पंडित दामोदर शर्मा, दूसरे रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब पंडित दामोदर शर्मा की बात करें तो इनकी रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 3 नंबर पर हम बात करें तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है उसकी रचना क्या है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और वह से वर्ण रत्नाकर। हालांकि वह तो इसमें भी आया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसमें भी आया है वह, लेकिन जो दबाव, ठीक है ना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर में आता है वो दबाव दामोदर शर्मा में या उक्ति व्यक्ति प्रकरण में नहीं आता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर वैसे वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वैसे वर्ण रत्नाकर। पंडित दामोदर शर्मा की रचना का नाम क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पंडित दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। इन दोनों रचनाओं को अलग अलग तरह से आपने याद करना है ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजिंग न रहे। और इस प्रकार की जो रचनाएं होती है जिनमें आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उनको एक अलग रजिस्टर रखें, उस पर जरूर लिखें कि ये जो है कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली रचनाएं हैं। चलते हैं अभी पंडित दामोदर शर्मा, बात करते हैं हम पंडित दामोदर शर्मा की। क्या कहते हैं पंडित दामोदर शर्मा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है 12वीं शती की रचना है। किस शती की, 12वीं शती की। मैंने आपको पहले बताया कि गद्य साहित्य में हमारे पास कितनी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं प्रमुख रूप से। रोड़ाकृत राउलवेल 10वीं शती की, पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती, ठीक है ना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर 14वीं शती। 10, 12 और 14, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कौशली माना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने तो इनकी रचना को प्राचीन कौशली माना है, लेकिन स्वयं रचनाकार ने पंडित दामोदर शर्मा ने, स्वयं रचनाकार ने पंडित दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश माना है। इसकी भाषा किसे माना है, अपभ्रंश को माना है। ये याद रखना है, इसकी भाषा को क्या माना है, अपभ्रंश माना है। और वैसे जो है अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि इसकी भाषा क्या है, प्राचीन कौशली अर्थात अवधि कहा है। और ग्रंथकर्ता ने पंडित दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश माना है। क्या माना है, अपभ्रंश माना है। बच्चन सिंह लिखते हैं, बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में 1996 में लिखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना, ठीक है ना, काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र भट्ट। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र भट्ट के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी रचना पंडित दामोदर शर्मा द्वारा इसकी रचना हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम था उक्ति व्यक्ति, इस रचना का नाम क्या था, उक्ति व्यक्ति। लेकिन ये 5 प्रकरणों में, कितने प्रकरणों में, 5 प्रकरणों में विभाजित होने के कारण इसका नाम पड़ गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये नाम पड़ गया था। क्या लिखते हैं बच्चन सिंह कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना
काशी कौशल नरेश महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षार्थ इस ग्रंथ का प्रणयन 12वीं शताब्दी में किया था। प्रारंभ में इस रचना का नाम क्या था? उक्ति व्यक्ति था केवल। लेकिन इस रचना के 5 प्रकरणों में बंटे होने के कारण, कितने प्रकरणों में? 5 प्रकरणों में बंटे होने के कारण इसका नाम क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। कितने प्रकरणों में है ये? 5 प्रकरणों में। और जो वर्ण रत्नाकर है वो 8 में होगी। वर्ण रत्नाकर जो है वो 8 में रहेगी। आगे चल के देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं इसके बारे में, बच्चन सिंह क्या लिखते हैं वो तो आपने देख लिया, ठीक है ना। सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या लिखा था इसके बारे में? सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या लिखा था कि ये लिखा था कि इसकी भाषा जो है वो प्राचीन कौशली है अर्थात अवधि है। इसकी भाषा जो है वो प्राचीन कौशली है अर्थात अवधि है। किसने लिखा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। स्वयं दामोदर भट्ट ने क्या कहा था कि इसकी भाषा अपभ्रंश है, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने क्या कहा था? बच्चन सिंह ये कहते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है वो, ठीक है ना, काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र, काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र के पुत्रों को शिक्षार्थ उनके सभा पंडित दामोदर भट्ट ने की थी। प्रारंभ में यह रचना, इसका नाम उक्ति व्यक्ति था, लेकिन 5 प्रकरणों में बंटी होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। ऐसा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। 3 नाम आगे। चौथे हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। ये क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस रचना द्वारा बनारस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ध्यान रख लेना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस रचना द्वारा बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति व भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। बनारस, संगत असंगत में बड़ा पूछा जाता है ऐसी चीजों को, ठीक है ना। किस रचना से? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल और नगेंद्र ये भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो किस रचना से, आदिकाल की किस रचना से बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? किस रचना द्वारा बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति व भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है? बनारस व उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति व उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। किस रचना से? पंडित दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। पंडित दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। किसका कथन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? में आए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आए पद्य दोनों में, अच्छा गद्य पद्य दोनों में, गद्य पद्य दोनों में तत्सम शब्दों की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है कि अब गद्य साहित्य है ना, इसमें गद्य पद्य दोनों रहेगा। जैसे भारतेंदु काल की बात चल रही है ना, भारतेंदु काल की बात नहीं चल रही, जैसे भारतेंदु काल में होता है ना कि भारतेंदु काल में क्या होता है कि 2 प्रकार की भाषा चल रही होती है। काव्य की जो भाषा रहती है वो तो ब्रज रहती है, ठीक है ना, और जो गद्य की भाषा रहती है वो क्या हो जाती है? खड़ी बोली हो जाती है। उसी प्रकार यहां अभी गद्य साहित्य का उद्भव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये गद्य पद्य दोनों में लिखी गई है। और गद्य पद्य दोनों में ही यहां हमें ज्ञात होता है कि तत्सम शब्दों का जो है प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। फिर आता है 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर आते हैं जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर 14वीं शती की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली कवि थे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है वो मैथिली कवि थे। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में रचित है। वर्ण रत्नाकर जो है वो किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। अब भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? भाषा की बात करते हैं तो राउलवेल। इस तरह से हर चीज को जोड़ के याद करना है, एक ही चीज का रट्टा नहीं मारना है। जो भाषा जैसी चीज होती है ना ये भूल जाते हैं। राउलवेल जो है उसकी क्या भाषा बताई गई है? उसमें 7 भाषाओं के शब्द हैं। 7 भाषाओं के
शब्द है। और सर्वाधिक किस भाषा के शब्द हैं? राजस्थानी। ठीक है ना। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाती है वर्ण रत्नाकर, सॉरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी भाषा की बात करते हैं तो दामोदर दास ने इसकी भाषा क्या मानी है? जो इसके रचनाकार हैं दामोदर दास, इसकी भाषा क्या मानते हैं? इसकी भाषा मानते हैं दामोदर दास अपभ्रंश। क्या भाषा मानते हैं इसकी? अपभ्रंश। हम बात करें सुनीति कुमार चटर्जी की, सुनीति कुमार चटर्जी की, तो वो इसकी भाषा क्या मानते हैं? प्राचीन कौशली अर्थात अवधि भाषा। प्राचीन कौशली या अवधि भाषा मानते हैं। इसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर। क्या आता है? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर की भाषा करें, वर्ण रत्नाकर की हम बात करते हैं तो वर्ण रत्नाकर की क्या भाषा है? वर्ण रत्नाकर की है मैथिली भाषा है। वर्ण रत्नाकर की मैं बात करूं तो इसकी मैथिली भाषा है। इस तरह से इसको अलग अलग करके आप देखने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, तो कितने प्रकरण है इसमें? इसमें प्रकरण है 5 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 5 प्रकरण है। चलते हैं उधर। वर्ण रत्नाकर में शब्दकोश की विशेषताएं हैं। यह मैथिली का विश्वकोश कहलाता है। वर्ण रत्नाकर में क्या है? शब्दकोश की विशेषताएं हैं। वर्ण रत्नाकर में शब्दकोश की विशेषताएं हैं। यह मैथिली का विश्वकोश कहलाता है। अब मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? वर्ण रत्नाकर को। वर्ण रत्नाकर मतलब वर्णों का सागर। तो वर्णों के सागर से तात्पर्य क्या रहेगा कि जिसके अंदर शब्दों के माध्यम से, अर्थात शब्दकोश, जिसमें अधिक शब्द हो उसमें क्या होता है? शब्दकोश। तो शब्दकोश की विशेषताएं हैं और मैथिली का विश्वकोश इसे कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना जो हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हो चुका है। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र। अब प्रकाशन की बात करें, संपादन की बात करें, संपादन की हम बात करते हैं, संपादन की बात करते हैं तो इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन रूढ़ाकृत राउलवेल का संपादन किसने किया था? तो इसके संपादन की बात करें तो किसने किया था? संपादन पर पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले किया था इसका संपादन भ्याणी ने। किसने किया था? भ्याणी ने। ठीक है ना। विद्या प्रेस से इसका प्रकाशन करवाया था भ्याणी ने। और फिर उसके बाद एक नया संस्करण किसने निकाला था? वो निकाला था माता प्रसाद गुप्त ने। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने निकाला था। अब बात करते हैं मैथिली भाषा वर्ण रत्नाकर की। तो वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया था? वर्ण रत्नाकर के संपादन की बात करते हैं तो इसका संपादन किया था सुनीति कुमार चटर्जी और
बबुआ मिश्र ने। ठीक है ना। संपादन की बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने इसका संपादन किया था। इस तरह से आप एक साथ पढ़ सकते हो। राउलवेल की बात करें तो राउलवेल किस सदी की रचना है? 10वीं सदी की। किस सदी की रचना है? यह है 10वीं सदी की। राउलवेल की बात करूं तो 10वीं सदी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करूं तो 12वीं सदी। वर्ण रत्नाकर की बात करूं तो 14वीं सदी है। ठीक है ना। अब अगर बात करूं तो मैथिली, इसकी अन्य बात की जाए तो क्या है? ये मैथिली भाषा में है और मैथिली भाषा का विश्वकोश है। मैथिली भाषा का क्या है? ये विश्वकोश। 3 नंबर पर बात करें तो शब्दकोश की विशेषताएं हैं। क्या है? शब्दकोश की इसमें विशेषताएं हैं। ठीक है ना। और इसके बारे में हम जानते ही हैं। वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल है। वर्ण रत्नाकर की बात करूं तो वर्ण रत्नाकर में क्या है? 8 कल्लोल है। ठीक है ना। इसमें क्या थे? 5 प्रकरण थे और इसमें 8 क्या है? 8 कल्लोल है। ठीक है ना। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा और मेंशन कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है ना। 8 कल्लोल है। वर्ण रत्नाकर में क्या है? 8 कल्लोल है। ये कौन कौन से है? पहला नगर वर्णन है, दूसरा नायिका वर्णन है। पहला नगर वर्णन, दूसरा नायिका वर्णन, तीसरा आख्यान वर्णन, 4 नंबर पर ऋतु वर्णन, 5 नंबर पर परिणय वर्णन। ये याद ध्यान रख लेना, परिणाक नहीं है। अच्छा, परिणाक वर्णन है, ये परिणाक ही है। ठीक है। और 6 नंबर पर बटादी वर्णन और 5 नंबर पर 7 नंबर पर शमशान वर्णन। ठीक है ना। और 8 नंबर जो है अधूरा है। 8वां जो कल्लोल है वो इसका अधूरा है। पहले में नगर वर्णन है। ठीक है ना। पहले में क्या है? नगर वर्णन है, दूसरे में नायिका वर्णन है, तीसरे में आख्यान वर्णन है, 4 नंबर पर ऋतु वर्णन है, 5 नंबर पर परिण्याक वर्णन है, 6 नंबर पर भट्ट आदि वर्णन है, 7 नंबर पर शमशान वर्णन है और 8 नंबर जो है वो अधूरा है। तो ये इस तरह से हमारा गद्य साहित्य था। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये है हमारा 10वीं शती राउलवेल। ठीक है ना। अब राउलवेल जो है ये किसकी रचना है? ये भी साथ साथ में मेंशन कर देता हूं मैं। किसकी रचना है? ये रोड़ा की। ठीक है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर दास की। ठीक है। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। राउलवेल जो क्या है? यह एक क्या है? शिलांकित कृति है। क्या है ये? शिलांकित कृति है। कहां सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में यह सुरक्षित है। कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है और सर्वाधिक जो है वो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया। यह एक शिलांकित कृति है। धारावती से प्राप्त शिला पर इसे अंकित किया गया है। धारावती से प्राप्त शिला पर इसे अंकित किया गया है। इसमें प्रथम बार नायिका का नक्श का वर्णन किया गया था और राजा के अंतपुर में स्थित, ठीक है ना, राजा के अंतपुर में स्थित विभिन्न प्रकार की रानियों के श्रृंगार का चित्रण है, सौंदर्य का चित्रण है, जिसमें 6 विभिन्न अंचलों की रानियों का चित्रण किया गया। 6 विभिन्न अंचलों की रानियों का चित्रण किया गया है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण आ जाता है और उसके बाद वर्ण रत्नाकर आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये गद्य साहित्य है और लगभग आदिकाल आपका पूरा हुआ है।
अगर अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।